ओम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, इस टॉपिक के ऊपर हमें कुछ एमसीक्यूज इस वीडियो में सॉल्व करना है। हम इस वीडियो में ऐसे ही एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो ऑलरेडी किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट है। मैं हूं डॉक्टर विनोद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल VSK Easy Physics। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। First question, when the length and area of cross section both are doubled, then its resistance will become half, will be doubled, will remains the same, will become 4 times। ओके, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें यहाँ पे देखना है। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। लेट अस इमेजिन दैट देयर इज अ वन कंडक्टर जिसका गिवन इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस है R, जब उसका लेंथ है L और जब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो उस टाइम उसका रेजिस्टेंस कितना है R। अब कोई भी अगर सब्सटेंस आप कंसिडर कर रहे हो तो उस सब्सटेंस को एक उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होगा which does not depends on the area, which does not depends on its length। Okay, that property is nothing but its resistivity, and that resistivity it is represented by rho। अब इन चारों में एक रिलेशन है। व्हाट इज दैट रिलेशन? सो R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। L लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया, रो इट्स द रेजिस्टिविटी। अब उसी सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस वही है लेकिन उसका आप लेंथ चेंज कर रहे हो, एरिया चेंज कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस है इट इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, क्योंकि रो उस सब्सटेंस के लिए रो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अगर हम लेंथ उस सब्सटेंस का डबल करते हैं और एरिया डबल करते हैं, ओके, तो डेफिनेटली लेंथ अगर डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेकिन एरिया अगर डबल करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2L अपॉन ट्वाइस A। दिस टू गेट कैंसल। जितना रेजिस्टेंस लेंथ की वजह से बढ़ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाने की वजह से कम हो रहा है। ओके, सो टू गेट कैंसल, इट्स L अपॉन A। सो जो भी नया रेजिस्टेंस होगा वो नया रेजिस्टेंस दैट इज R डैश इज इक्वल्स टू R। तो यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लेंथ को बढ़ा रहे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ा रहे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। जितना रेजिस्टेंस लेंथ की वजह से बढ़ रहा है उतना ही रेजिस्टेंस एरिया की वजह से कम हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट, सो C ऑप्शन इज करेक्ट वन। द रेजिस्टेंस will remains the same, जितना पहले था उतना ही होगा। Next question, the resistivity of a wire, first option is increases with the length of the wire, second option is decreases with the area of cross section, third option is decreases with the length and increases with the cross section of wire, and fourth option is none of the above statement is correct। okay, so यहाँ पे बात हो रही है रेजिस्टिविटी की। okay, अब रेजिस्टिविटी जो भी है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ दैट मटेरियल, उस सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस ऑफ दैट सब्सटेंस, उसका लेंथ कितना है, उसका एरिया कितना है। ओके, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? it is nothing but the resistance of a substance having unit length and unit area, cross section area। okay, so therefore यहाँ पे बात रेजिस्टिविटी की हो रही है, नॉट अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। ओके, रेजिस्टेंस जो भी होता है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड होगा, वो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड होगा। ओके, लेंथ अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगा। इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉब्लम में किया था। अब यहाँ पे बात हो रही है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस, देयरफॉर द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। नन ऑफ द अबोव स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a conductor 4 coulombs of charge
flows for 2 seconds, the value of electric current will be. Okay, there are 4 options are there. ये क्वेश्चन जो भी है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस इनिशियली कवर कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए एक कंडक्टर दिया है जिसमें से इतना अमाउंट ऑफ चार्ज इतने टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर में से करंट कितना फ्लो हुआ होगा. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ करंट, सो करंट इज इक्वल्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. ओके, सो चार्ज it is represented by C here, time is represented by small t. तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 4 कूलम, कितने देर में 2 सेकंड में. तो बहुत ही सिंपल है, तो सब्स्टिट्यूट कीजिए 4 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों ऐसा यूनिट में है. दिस इज इक्वल्स टू 2. ओके, सो व्हाट इज द यूनिट? दिस इज नथिंग बट द एम्पियर. 4 amperes. So this is a 2 amperes is the correct option. So option C is correct one. Next question. The specific resistance of a wire is rho. Its volume is 3 meter cube and its resistance is 3 ohm. Then its length will be. Now there are again 4 options are there. Okay, so यहाँ पे एक सब्सटेंस दिया गया है जिसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है रो, और उसका वॉल्यूम कितना दिया है 3 मीटर क्यूब, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 3 ओहम. जो भी वैल्यूज दिए हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं. सो वॉल्यूम इट इज गिवन विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर क्यूब. उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है R इज इक्वल्स टू 3 ओहम. ओके, उसके बाद उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है जिसको हमने यहाँ से रो से रिप्रेजेंट किया है. ओके, अब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी इन दोनों में एक फॉर्मूला आता है, आपको याद होगा, और हमें इस प्रॉब्लम में स्पेशली क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ. सो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके, तो लेंथ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इन तीनों में फॉर्मूला कौन सा है? सो द फॉर्मूला इज R इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए, जो सबसे पहले प्रॉब्लम में हमने इसको यूज किया है. ओके, अब देखिए यहाँ पे एरिया नहीं दिया है, यहाँ पे लेंथ पूछा गया है, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? वॉल्यूम दिया है. ओके, हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को हम L से मल्टीप्लाई करेंगे, L से डिवाइड करेंगे. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन. अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये लेंथ है. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इज नथिंग बट द वॉल्यूम. ओके, सो वॉल्यूम इज नथिंग बट द V. नाउ हियर R इज इक्वल्स टू, R की वैल्यू कितना आएगा? रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन 3. ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया है? अगेन 3 ओहम. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, इट इज अ 9 is equals to rho into L square. So therefore L square it is equals to 9 upon rho. Therefore L is equals to square root of this 3. This is the square root of 3. Okay, so 3 upon under root of rho. So this is a required answer. Rho upon root, sorry, 3 upon root of rho. Option B करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. करंट ऑफ 4.8 amperes is flowing through a conductor. The number of electrons per second will be. The number of electrons per second will be. Okay, एक कंडक्टर दिया गया है यहाँ पे. ओके, जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर में जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स. ओके, अब यहाँ पे देखिए कितना करंट दिया है? 4.8 एम्पियर. ओके, करंट का फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टाइम. सो दिस इज द Q इज द टोटल चार्ज flowing per second is nothing but the current according to the definition of current.
ओके, सो यहाँ पे Q अपॉन T। नाउ व्हाट इज दिस Q? इतना अमाउंट ऑफ चार्ज एक सेकंड में जब फ्लो हो रहा है तो तब जाके इतना करंट फ्लो हो रहा है। करंट की वैल्यू कितना है? 4.8 एम्पियर। अब इस चार्ज को इस चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं N into E। नाउ व्हाट इज N? दिस इज total number of electrons and this E represent the charge on each electron, okay, so upon T। अब यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो भी होता है E की वैल्यू है, मैं उसका मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, यहाँ पे माइनस में आना चाहिए। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। सो ये माइनस में होना चाहिए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे पर सेकंड तो कितना चार्ज मूव हो रहा है? सो मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, ऐसे ही टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? Q। तो टोटल चार्ज है Q विच इज इक्वल्स टू N इंटू E। ओके, तो अब ये देखिए हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे पर सेकंड और कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे पर सेकंड। सो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन I इज इक्वल्स टू N E अपॉन T। सो N इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स flowing through a given conductor is equals to per second is equals to I into T upon E। ओके, सो I की वैल्यू कितना है? 4.8 एम्पियर में है। ओके, T की वैल्यू हम कितना लेंगे? 1 सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू ये कितना होगा? 3 होगा। 3 10⁻⁻19 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा तो 10⁻19। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 4.8 एम्पियर करंट फ्लो होने के लिए एक सेकंड में एक जो भी हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले रहे हैं उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना चाहिए? 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्वांटिटी बहुत बड़ी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है। क्योंकि जब हम 10⁻7 का कंसिडर करते हैं तो 10⁻7 मीन्स 1 करोड़, 1 करोड़ इतने इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻8 मीन्स 10 करोड़, 10⁻9 मीन्स 100 करोड़। यहाँ पे बात हो रही है 10⁻19। तो आप सोच सकते हैं कि इतना करंट उस वायर में से फ्लो होने के लिए तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं? यहाँ पे 3 इंटू 10⁻19। दिस इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। ओके, सो N इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻19। सो ऑप्शन A इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the example for non-ohmic resistance is, there are 4 options are there: copper wire, carbon resistance, diode and tungsten wire। so इनमें से इनमें से कौन सा सब्सटेंस नॉन ओमिक है? अब ओमिक एंड नॉन ओमिक ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर उस सब्सटेंस जो भी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं अक्रॉस दैट सब्सटेंस अगर आप कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट वोल्टेज अगर करंट यहाँ पे जो भी चेंज हो रहा है अगर वो इस तरीके का ग्राफ अगर आपको मिलता है लाइक दिस वन, जैसे जैसे आपने यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ाया, सॉरी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाया, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ रहा है। सो ये जो भी वेरिएशन है, वेरिएशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, दिस इज अ लीनियर वेरिएशन, मीन्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल रहा है। अगर आपने वोल्टेज की वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज और बढ़ा दिया करंट बढ़ेगा, इन दिस वे। अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है, सो दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड एज एन ओमिक। जो भी कॉन्टैक्ट्स है हम उसको ओमिक कॉन्टैक्ट बोलेंगे। जो भी उस सब्सटेंस का रेजिस्टेंस है इट इज अ ओमिक, बिकॉज एट ईच एंड एवरी वोल्टेज, किसी भी वोल्टेज के ऊपर उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होता है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे सेम होता है। और यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ दिस वन वी कैन राइट हियर
V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस कैसा है? कांस्टेंट है। सो ये ओम्स लॉ को जो सब्सटेंस सेटिस्फाई करता है उसको हम कहेंगे होमिक सब्सटेंस और होमिक रेजिस्टेंस। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप कॉपर की बात करते हो तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉपर कैसा है? ओमिक सब्सटेंस है, ओमिक रेजिस्टेंस वो शो कर रहा है। कार्बन रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल करते वक्त या किसी भी सर्किट में, वो सभी कार्बन से बने होते हैं। सो दे आर आल्सो द होमिक। ओके, टंगस्टन वायर आल्सो द होमिक। बट व्हाट्स अबाउट डायोड? तो डायोड अगर आपको पता होगा या आप फ्यूचर में पढ़ेंगे डायोड, तो डायोड का जो भी IV कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज लाइक दिस वन, कुछ इस तरीके से होगा। तो इनिशियली वोल्टेज जब बढ़ा रहे हो आप तो अप टू सर्टन वैल्यू करंट कुछ भी फ्लो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे एक नी वोल्टेज, जिसको हम नी वोल्टेज बोलते हैं, ओके, इन केस ऑफ द डायोड, तो उस वोल्टेज के बाद उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे करंट की वैल्यू चेंज होगा। सो ये जो भी ग्राफ दिख रहा है आपको, इस ग्राफ के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हर एक इंस्टेंट पे उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं है। ओके, और दिस इज नथिंग बट द नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। सो डायोड इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a piece of wire of resistance 4 ohm is bent through 180 degree at its midpoint and the two halves are twisted together, then the resistance is, okay, there are 4 options are given. So let us imagine that initially the wire is like this one, having the length of L, cross section area A, जिसका लेंथ हम कितना कंसिडर करें? L, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। उस वक्त उस सब्सटेंस का वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया था? इट इज इक्वल्स टू 4 ओहम। ओके, इतना 4 ओहम इतना रेजिस्टेंस उसका दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है? हमें उसका मिड पॉइंट देखना है। मिड पॉइंट पे उसको 180 डिग्री से रोटेट करना है। इस पार्ट को 180 डिग्री से रोटेट करना है और उसको दोनों को ट्विस्ट करना है। अब ट्विस्ट करने के बाद मान के चलिए जो भी सिचुएशन आएगा, सिचुएशन इज लाइक दिस वन। ओके, इसको ट्विस्ट करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा इमेजिन करके चलिए। ओके, अब इसके ऊपर के कंपैरिजन में इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ जो भी होगा, जो एग्जैक्टली मिड पॉइंट से कर रहे हैं, तो इसका लेंथ होना चाहिए L/2। अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? अब यहाँ पे 2 वायर्स आ गए। फर्स्ट ये था, उसका एरिया कितना था? क्रॉस सेक्शन एरिया A। अब दूसरा भी आ गया है तो उसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया है A। सो A प्लस A इट इज इक्वल टू ट्वाइस A। अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दिस इज अ क्वेश्चन। सिचुएशन समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। जो फॉर्मूला हम अब तक यूज करते आए वही फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। R इज इक्वल्स टू रो इंटू L अपॉन A। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। In this formula, rho is nothing but the resistivity of that given wire. Okay? अब दोनों केस में रो की वैल्यू सेम होगा, दोनों केस में रो की वैल्यू सेम होगा। So therefore here we can write R upon R dash या R dash upon R is equals to, okay? क्योंकि रो कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R dash की वैल्यू कैसा होगा? यहाँ पे L/2 अपॉन ट्वाइस A, L अपॉन A। ओके, सो यहाँ पे ये जो भी है L/2 अपॉन ट्वाइस है तो ये 2 नीचे आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू L/A, L/A गेट कैंसल, इट इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, तो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू R डैश इज इक्वल्स टू, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? R डैश इज इक्वल्स टू ये R अपॉन 4, R की वैल्यू कितना है? इट्स गिवन 4। सो 4 अपॉन 4 इट इज इक्वल्स टू 1 ओहम। सो दिस इज अ आंसर। आंसर कितना आ रहा है इसका? 1 ओहम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन वायर हैज अ रेजिस्टेंस R. The resistance of another wire identical with the first except
हैविंग ट्वाइस इट्स डायमीटर इज। ओके, सो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला में यूज करना है, आर इज इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। अब इस ए को हम अलग से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू रो इंटू एल इंटू अपॉन पाई आर स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इस को कैसे लिख सकते हैं, d बाई टू, सो दिस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन पाई इंटू डी बाई टू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ओके डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा, 4 ऊपर आ जाएगा, सो 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। व्हाट इज दिस वन, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला निकल गया है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन व्हाट, it depends on resistivity of the sample, length of that sample, diameter of that sample, okay, pi 4, these are the constant। अब यहाँ पे देखिए the resistance of another wire identical with the first except having twice its diameter। सिर्फ यहाँ पे डायमीटर चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो भी डिस्कशन हमने यहाँ पे किया, क्योंकि दोनों वायर का अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो रो कांस्टेंट होगा, पाई कांस्टेंट होगा, एल कांस्टेंट होगा, 4 तो कांस्टेंट है ही, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। सो देयरफॉर आर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अगर आप डायमीटर डबल कर रहे हो, अगर आप डायमीटर को डबल कर रहे हो तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पे अब देखिए a certain wire has the resistance r dash r, the resistance of another wire identical with the first except having its diameter twice its diameter is। so यहाँ पे r is proportional to 1 upon d square है, so r dash upon r it is equals to 1/4 होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। so therefore r dash इज इक्वल्स टू आर बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं 0.25, 1/4 को 0.25 इंटू आर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 amperes of current is passed through a metallic conductor, the charge flowing in 1 minute in coulombs will be। there are 4 options are there। okay, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। current, it is represented by I, which is equals to charge upon time। okay, so therefore here charge is equals to current multiplied by time। okay, अब यहाँ पे देखिए करंट की वैल्यू कितना है, 5 एम्पियर। इतना करंट पास हो रहा है कितने वक्त के लिए, 1 मिनट के लिए। अब यहाँ पे करंट का जो भी वैल्यू होता है, यूनिट जो भी होता है, इट इज एम्पियर, चार्ज का होता है कूलोम और टाइम का होता है सेकंड। ओके, सो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आई की वैल्यू कितना दिया है, 5 एम्पियर, जो कि ऑलरेडी दिया है। टाइम जो भी है 1 मिनट है, हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, इट इज इक्वल टू 60 सेकंड। ओके, सो देयरफॉर 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 6 सेकंड, ये कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल टू 300 कूलोम। सो दिस इज अ क्यू, 300 कूलोम इज अ आंसर। इस पूरे वीडियो में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसके हेल्प से छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उसके बाद हम हायर लेवल प्रॉब्लम में नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट टेम्परेचर T degree Celsius and 0 degree Celsius are related by। okay, so there are 4 options are given, r that is the resistance at a given temperature T is equals to resistance at a temperature 0 degree Celsius into 1 plus alpha T। okay, like that there are 4 options are given। so मैं आपको यहाँ पे एक बताना चाहता हूँ कि जो भी फर्स्ट ऑप्शन है, दिस वन इज अ करेक्ट वन, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। बट ये जो भी इक्वेशन है, ये हम तभी यूज करेंगे जब टेम्परेचर टी जो भी है, इस टी की वैल्यू इट शुड बी लेस देन
इट शुड बी लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ये याद रखना है आपको। अगर टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस उस सैंपल का फाइंड आउट करना है, वो अगर 300 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर है, अगर आपको 200 डिग्री सेल्सियस पे उस सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। आपको क्या पता होना चाहिए, उस सब्सटेंस का एक रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर अल्फा, ये दोनों उस सब्सटेंस के पता होना चाहिए, और आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसका उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आपको 400 डिग्री सेल्सियस पे उस सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर मेजर करना है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। वो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो आर टी इट इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, ये फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है ग्रेटर देन 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन जो भी है, दिस इज द करेक्ट वन। आर सफिक्स टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ओके बच्चों, इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ओके, इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हाई लेवल के प्रॉब्लम्स आएंगे। मेरा मकसद ये था कि इतने बेसिक क्वेश्चन कवर करने के पीछे कि आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम हायर लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो होगा थोड़ा हायर लेवल प्रॉब्लम, और इसी टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो आएगा, उसमें हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो और हायर लेवल प्रॉब्लम्स उसमें होंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।